सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं हमारे इस शो में। शुरुआत बैंक अधिकारियों की एक खबर के साथ। बैंक अधिकारी छुपाना चाहते हैं अपनी पहचान। किन मामलों में छुपाना चाहते हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं, ये चर्चा करेंगे। मनरेगा के लिए सरकार को देना पड़ा अचानक पैसा, ऐसा क्यों हुआ? वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, अचानक सरकार को मनरेगा में सहायता बढ़ानी पड़ी, ये ट्रेंड क्या दिखाता है, इसको समझेंगे। आफत या राहत है पर्सनल लोन का बढ़ता आकार। कुल लोन में बैंकों के 1/3 हिस्सा केवल पर्सनल लोन का होता जा रहा है। बढ़ता पर्सनल लोन अच्छी बात है अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे आपके लिए, बैंकों के लिए, या ये चिंता की बात है? इस पर चर्चा करेंगे। विदेशी भेज रहे भारत में जमकर पैसा। लगातार विदेश से पैसा आ भी रहा है, विदेश को पैसा जा भी रहा है, इस बात को समझेंगे। पैसा आने जाने की रफ्तार कैसी है, कितनी ज़्यादा है, कम है, और ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? इसके बाद दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। प्रतिबंध के बाद कैसे आ रहा चीन से लहसुन। लहसुन को की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। चीन से भारत में लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी एक खेप पकड़ी गई है जो चीन से लहसुन आ रहा था। कैसे आ रहा था ये समझेंगे। चीन पर निर्भरता भारत की जो बढ़ रही है, अंकटाट की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा होगी दिन की बड़ी खबर में। और एक दिन की बड़ी खबर होगी सोने के भाव। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे गोल्ड के भाव, क्यों पहुंचे, क्या वजह है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या भाव है, ये सब कुछ दिन की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे। विलफुल डिफॉल्टर्स के नामों को उजागर करने वाले अधिकारियों की पहचान गोपनीय रखने को लेकर बैंक आरबीआई से सलाह ले सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान करने वाले अफसरों की सुरक्षा को लेकर आरबीआई से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं बैंक। भारतीय बैंक संघ चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से नामित अधिकारियों के लिए जोखिम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बैंकर्स का कहना है कि कर्जदाता विलफुल डिफॉल्टर्स का पता लगाने और गलती करने वाले कर्जदारों के खिलाफ मामले बनाने वाले अधिकारियों की पहचान छुपाने के लिए रिजर्व बैंक से सलाह लेंगे। सर, क्यों छिपाना चाहते हैं अधिकारी ये पहचान? मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। बैंक अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा की चिंता है। अभी हाल में जब हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बैंक जिन विलफुल डिफॉल्टर्स को, यानी जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं देने वाले कर्जदारों को के नाम सामने लाते हैं, तो स्पष्ट होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय कौन है, वो कर्मचारी कौन है जिसने ये फैसला किया है। आपको याद होगा इससे पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है जिसमें किसी भी कर्जदाता को विलफुल डिफॉल्टर या जानबूझकर कर्ज न चुकाने की नीयत रखने वाला घोषित करने से पहले उसे सुनवाई का मौका देना होगा। अब यहाँ मामला उलझा इस बात को लेकर है कि बैंक कर्मचारियों को लग रहा है कि जिन लोगों को कर्ज देते हैं वो बड़े रसूखदार लोग हैं और उनके सामने उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, और उनकी पहचान उजागर होने में उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो अब दो अदालतों के फैसले हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक का नियम है और इस बीच में फंसे हुए बैंक अधिकारी अब रिजर्व बैंक से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा रास्ता बताए जिससे कि वो विलफुल डिफॉल्टर्स से की हियरिंग भी करें, सुने भी, उनको सुनने का मौका भी दें, चांस भी दें, और उसके बाद उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करें, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को लेकर कोरोना काल से पहले जिस तरह की स्थिति थी, वैसी स्थिति कोरोना खत्म होने के 2 साल बाद भी नहीं लौटी है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए बढ़ता बजट इसकी गवाही दे रहा है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए मनरेगा योजना के लिए 89,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आवंटित हुआ। इस योजना के लिए हाल ही में सरकार ने अतिरिक्त 3400 करोड़ रुपए आवंटित की हैं। सर, अचानक 3400 करोड़ रुपए और क्यों देने पड़े? ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में 7% से ऊपर की विकास दर, आज इस अगली तिमाही में भी 7% से ज़्यादा की विकास दर के बाद अंतरिम बजट पेश करने के बाद सरकार को अचानक 3,400 करोड़ रुपए मनरेगा को देने पड़े। खबर इसलिए चौंकाने वाली है कि इसके बाद शुभम, जो बजट का एस्टीमेट था मनरेगा पर खर्च का, वो 60,000 करोड़ से बढ़कर करीब 89,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी वो साल जिस साल भारत सरकार ने जगह जगह ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विकास दर थी, हम दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था थे, भारत में लोगों की खपत खर्च बढ़ रहे थे, उस साल गाँव में रोजगारों की स्थिति कितनी विकट और जटिल थी कि मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा। पिछले साल के बजट में तो सरकार को उम्मीद थी कि मनरेगा पर खर्च नहीं होगा, हमने बीच में भी बताया था कि साल में एक बार और आवंटन करना पड़ा था। अब इसके बाद हमें यहाँ से दो बड़े संकेत मिलते हैं। एक संकेत
संकेत तो मिल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बड़ी विकास दर या ऊपर की विकास दर दिख रही, उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। और इसलिए मनरेगा पर लगातार सरकार को फंड भी देना पड़ रहा है और रोजगारों के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है, और इसके बाद भी जो मैंडेज क्रिएट हो रहे हैं, जितने जॉब्स चाहिए उतने जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि इस आंकड़े को अगर कंपनियां देखेंगी, इस आंकड़े को अगर उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां देखेंगी, टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां देखेंगी, तो उनके लिए भी ये चिंता की बात होगी कि मनरेगा पर स्पेंडिंग बढ़ने का अर्थ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग और खपत अभी लौट नहीं रही है। करीब 90,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो गया, 60,000 करोड़ का शुरुआत, तो 50% से ज़्यादा आवंटन बढ़ाना पड़ा सरकार को। इस बीच सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के दौरान खाद्य सब्सिडी के लिए जितना बजट तय किया हुआ है, उसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है। फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की वजह से बजट 2,42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फरवरी में पेश बजट में सरकार ने 2,05,000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी का खर्च तय किया था। सर, अगले साल और क्यों बढ़ रहा है ये? दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि सरकार को मुफ्त अनाज योजना के लिए आवंटन करना है और उसके लिए पहले से ही बजट में तय था, और अब एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई और इसके बाद अभी एक एमएसपी और आएगा जो खरीफ का, उसके आधार पर जो एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट है 2023-24 के दौरान वो करीब राइस की 39 रुपये 18 पैसे और गेहूं की 27 रुपये 9 पैसे के आसपास हो गई है। और ये बढ़ोतरी ही फूड सब्सिडी के बजट में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। तो अगर आप ध्यान से पूरा आंकड़ा देखें तो करीब फूड सब्सिडी का बजट 2024 में, इस साल के वित्त वर्ष का जो समाप्त हुआ और अब नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, वो 2.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, और इस अगले साल इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। एक चीज़ ध्यान रखना और ज़रूरी है कि पिछले साल सरकार अपने अनाज भंडार में पर्याप्त अनाज नहीं खरीद पाई थी, और इस साल ये कोशिश होगी कि अनाज भंडार में जो पिछले साल की कमी है उसको पूरा किया जा सके। यानी फूड सब्सिडी के बजट में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगले साल जब इस साल जब जुलाई में नई सरकार का बजट आएगा, पूर्ण बजट आएगा, तब फूड सब्सिडी का यह आंकड़ा संशोधित या रिवाइज भी हो सकता है। मक्का का भाव समर्थन मूल्य के ऊपर पहुंचने की वजह से इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का की खरीद प्रभावित हो सकती है। देश की अधिकतर मंडियों में मक्का का औसत भाव 2200 से 2300 रुपये प्रति कुंटल के ऊपर चल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से मक्का के लिए 2090 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। सर, खरीफ की फसल आने के बाद भी मक्के की कीमतें ऊपर हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी पिछले साल, आपको याद होगा, क्योंकि चीनी की कीमतें बाजार में बढ़ रही थी। उसके बाद इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की मांग बढ़ गई है, और इसलिए भारत में आमतौर पर मक्के की फसल की क्रॉप में की कीमतों में इतनी तेजी नहीं देखी जाती है, और खरीफ की मक्का की आपूर्ति भी बाजार में मौजूद थी। उसके बाद भी अब इथेनॉल बनाने के लिए मैज़ की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है, और इस वजह से बाजार में कीमतें ऊंची दिख रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने जीएसटी अधिकारियों की तरफ से की जाने वाली जांच के नियम बदल दिए हैं। जीएसटी के रीजनल ऑफिसर्स को किसी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अब अपने रीजनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा किसी लिस्टेड कंपनी या पीएसयू से जुड़ी जांच करने और उसमें ब्यौरा मांगने के लिए सीजीएसटी अधिकारियों को यूनिट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सम्मन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना पड़ेगा। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जीएसटी में इंस्पेक्टर राज की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले एक साल के अंदर जीएसटी में बहुत सारे मामले ऐसे निकले हैं जिनमें कि फर्जी कंपनियां बनाएंगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की और जीएसटी की तरफ से तमाम नोटिस भेजे जा रहे हैं। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बात कहनी पड़ी थी कि हमें जीएसटी के जो विजिलेंस के काम है या जो जाँच है उसको हमें करदाताओं के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक बनाना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था के तहत जो नई गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस के तहत अब उच्च अधिकारियों से मंजूरी के बिना इस तरीके की बड़ी जांचें शुरू नहीं की जा पाएंगी, और इसमें पीएसयूज़ को भी शामिल किया गया। और ये कहा गया है कि ये जो जीएसटी की प्रमुख केंद्रीय बॉडी है सीबीआईसी, उसने ये कहा है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो इन्वेस्टिगेशन में किसी भी ग्रीवेंसेस पर या जांच में किसी तरीके का उत्पीड़न होने के मामले की सुनवाई करके उसका निस्तारण भी करेगा। बैंकों की तरफ से बांटे गए कर्ज के आंकड़े में 1/3 हिस्सेदारी पर्सनल लोन की हो चुकी है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि रविवार को खत्म हुए हफ्ते में वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 11 महीने यानी अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान बैंकों की तरफ से 11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पर्सनल लोन बांटा गया, और आउटस्टैंडिंग जो है वो टोटल
52 लाख करोड़ से ऊपर निकल गई। फरवरी अंत तक बैंकों की कुल आउटस्टैंडिंग जो है एडवांसेस की वो है 162 लाख करोड़, जिसमें 52 लाख करोड़ से ज़्यादा केवल पर्सनल लोन है। सर, ये कैसा संकेत है? 162 लाख करोड़ के टोटल बकाया कर्जों में 52 लाख करोड़ के पर्सनल लोन है। इस आंकड़े को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक, इस आंकड़े को अगर आप एक तरफ से देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि भारत में लोगों के पास कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ गई है और इसलिए वो लगातार बढ़कर आगे कर्ज ले रहे हैं। जब हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें क्रेडिट कार्ड के लोन शामिल हैं, इसमें और अन्य तरह के पर्सनल लोन लिए जाते हैं। ये वही लोन है जिन पर रिजर्व बैंक लगातार अनसिक्योर्ड लोन की वजह से सख्ती कर रहा है। लेकिन इसे दूसरी तरफ से देखें और रिजर्व बैंक के दूसरे आंकड़ों को देखें तो हम आपको पता चलेगा कि भारत में परिवारों की जो लायबिलिटीज हैं, जो देनदारियां हैं, वो जीडीपी के बाद के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई, यानी बचतें कम है 5.2% के आसपास और लायबिलिटी 5.8% के आसपास है। पर्सनल लोन का सेगमेंट हमें ये बता रहा है, अगर आप इसे भारत में आय और खपत के आंकड़ों की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो ये आने वाले समय में बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है। कर्ज लेकर, क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर या पर्सनल लोन से कर्ज लेकर चीज़ें खरीदने में या निवेश में में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ये बैंकों के लिए अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन सकता है और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती की थी। पर्सनल लोन के 2 साल पहले अगर आप पर्सनल लोन्स को देखें तो इनका हिस्सा 28-29% के आसपास था, लेकिन कोविड के बाद शायद तेजी से लोगों की कर्ज पर निर्भरता बढ़ी है और खासतौर से छोटे कर्जों पर निर्भरता बढ़ी है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भारत में रिकॉर्ड पैसा भेजा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान विदेश से भारत में रेमिटांस के तहत 29 अरब डॉलर रुपए आए हैं। पहले कभी किसी तिमाही में इतना पैसा भारत नहीं आया। इससे पहले 2022 की दिसंबर तिमाही के दौरान भारत में रेमिटांस के जरिए 28 अरब डॉलर आया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रेमिटांस के इस पैसे से भारत के चालू खाते घाटे को कम करने में मदद मिल रही है। ये आने का ही नंबर नहीं है, जाने का नंबर भी इतना ही बड़ा है। करीब 27 अरब डॉलर का रेमिटांस भारत से बाहर भी गया है। सर, ये ट्रेंड क्या बता रहा है? दोनों आंकड़े एक दूसरे के समानांतर देखे जा सकते हैं। पहले तो ये कि भारत में जो रेमिटांस बढ़े हैं वो मध्य पूर्व के देशों की तुलना में यूरोप और अमेरिका से बढ़ रहे हैं। जो रेमिटांस का आंकड़ा को शुभम ने बताया वो उसमें एक बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका के देशों से आया, यानी भारतीय कामगार या भारत के लोग जो अब इन देशों में काम कर रहे हैं वो भारत में थोड़ा ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं। लेकिन इससे दूसरी तरफ ये भी आंकड़ा है कि भारत से 27.42 बिलियन डॉलर 2023-24 के दौरान दुनिया में भारत से बाहर गए। ये LRS कहा जाता है, जिसको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। इसके तहत कुछ निर्धारित खर्चों के लिए भारत से विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने की छूट होती है और इसके ऊपर टैक्स भी सरकार ने लगाया था, आपको याद होगा बजट में। उसके बाद इस पर तमाम सवाल उठे थे, जो इन्हें हम आउटवर्ड रेमिटांस कहते हैं, जो भारत से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा है। और इसमें अधिकतर पैसा जो गया है वो ट्रैवल के लिए गया है, यानी भारत के लोगों ने काफ़ी पैसा बाहर विदेश में यात्राओं पर खर्च किया है। उसमें 30% की ग्रोथ दिखाई दी ईयर ऑन ईयर के आधार पर। पिछले साल की तुलना में करीब 30 से 31% की ग्रोथ आई। इसके अलावा लोगों ने अपने परिवार वालों को काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र किया यहाँ से बाहर अपने घर को, पढ़ाई पर इसके बाद खर्च गया है और गिफ्ट और इन्वेस्टमेंट और इक्विटी डेट में पैसा गया है। तो भारत से आउटवर्ड पैसा भी जाना तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इस पर टैक्सेशन भी है, इस पर सख्ती भी है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब भारत में हम अभी तक रेमिटांस का आना सुनते थे, लेकिन अब इसकी निकासी और दूसरी तरफ भारत से बाहर प्रभाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, करीब साल भर में आप जितना पैसा बाहर भेज रहे हैं उतना एक क्वार्टर में आपके भारत में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। चीन से लहसुन इंपोर्ट प्रतिबंध के बावजूद कस्टम विभाग ने हाल ही में वहां से आयातित लहसुन की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसके बाद कस्टम विभाग ने लहसुन आयात को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। पिछले महीने विभाग ने चीन से इंपोर्ट हुआ 60 टन लहसुन पकड़ा था। सरकार ने करीब 10 साल पहले चीन से लहसुन इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। सर, ये क्या चक्कर है लहसुन के आयात का? ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। भारत सरकार ने चीन से कृषि उत्पादों के आयात पर, उसमें भी खासतौर से लहसुन के आयात पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन भारत में चीन का लहसुन तस्करी से, स्मगलिंग के रास्ते आ रहा है। किस रास्ते से आ रहा है? यह माना जा रहा है कि स्थलीय रास्तों के जरिए इसे लाया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल के बॉर्डर हैं, जहां से चीन के लहसुन की खेप भारतीय बाजार में आ रही है। और भारतीय बाजारों में कई जगह जो लहसुन उपलब्ध है, जो गार्लिक उपलब्ध है, वो चीन का है। भारत ने इस पर सख्ती भी की थी और भारत ने अपने किसानों की रक्षा के लिए ये फैसला किया था कि चीन से लहसुन का आयात नहीं किया जाएगा। लेकिन अब
हाल के दिनों में जब बाजार में कीमतें रिकॉर्ड कीमत पर तक बढ़ी हैं, हमने पिछले दिनों में लहसुन की कीमतों में बड़ी तेज़ी देखी थी, उसके बाद भारतीय उत्पादन में कमी को देखते हुए अब एक अपॉर्चुनिटी बनी है स्मगलर्स के लिए, और इसलिए लहसुन की तस्करी भी भारत में हो रही है और वो भी चीन का लहसुन भारत आ रहा है। और इसलिए कस्टम डिपार्टमेंट्स ने ताज़ा छापों में जो लहसुन की खेप पकड़ी है उसके बाद इस बात की चेतावनी दी है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये माना जा रहा है कि भारत में करीब करीब 1000 से 1200 टन के आसपास चीन के लहसुन का स्टॉक मौजूद है जो अवैध रूप से भारत में लाया गया है। लेकिन सर प्रतिबंध के बाद भी ये आ कैसे जाता है? ये जो कस्टम विभाग का मानना है कि जो स्थलीय रास्ते हैं, यानी ये चीन से चला हुआ लहसुन तमाम स्थलीय रास्तों से म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। विदेश व्यापार को लेकर भारत की चीन और यूरोपियन यूनियन पर निर्भरता बढ़ी है। ट्रेड और डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था अनटार्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन पर भारत की निर्भरता 1.2% बढ़ी है, जबकि सऊदी अरब पर निर्भरता में 0.6% की गिरावट आई है। सर पहले चीन की निर्भरता के बारे में बात करते हैं, क्या बता रही है ये निर्भरता? ये बात निकलकर अब फिर सामने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से आ गई। अगर आप लगातार मनी सेंट्रल देख रहे हैं, इकोनॉमिकम देख रहे हैं, तो आपको बताते रहे हैं कि भारत ने जो पिछले 3-4 साल में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम शुरू की थी, जिसमें भारत में कंपनियों को अपनी इकाइयाँ लगाने के लिए बजट से सहायता दी जाती थी और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से जिन इकाइयों को तमाम प्रोत्साहन दिए गए थे, उनके बाद भी चीन से भारत के आयात में इंपोर्ट में कमी नहीं आई। रिकॉर्ड आयात हुआ और चीन पर कई महत्वपूर्ण मामलों में उत्पादों के मामले में भारत की निर्भरता में कोई कमी नहीं आई। इसमें खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं और भी कई सारे उत्पाद हैं जिनमें भारत का उद्योग अभी आत्मनिर्भरता की स्थिति में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। और यही बात अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, जो बात भारत के और चीन के व्यापार संतुलन के आंकड़ों में भी दिखाई देती है। चूंकि भारत में पीएलआई स्कीम का रिव्यू हो चुका है और अब इस स्कीम के मामले में आने वाले समय में जब नई सरकार आएगी तो फैसला लेगी, और इस रिव्यू में ये सवाल जरूर उठेगा, उठना भी चाहिए, देखना चाहिए कि इतनी बड़ी पीएलआई स्कीम के बाद भी भारत आखिर अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम क्यों नहीं कर पाया। सर यूरोपियन यूनियन पर क्यों बढ़ी निर्भरता? यूरोपियन यूनियन पर निर्भरता में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि वहाँ से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ खास सामानों के आयात में भी बढ़त हुई है। यहाँ भी बड़ी चुनौती है। भारत की कोशिश है कि यूरोपियन यूनियन के साथ किसी तरह कोई व्यापार समझौता किया जाए, यूरोपियन यूनियन के बाजार में प्रवेश किया जाए, लेकिन हाल के दिनों में खासतौर से फार्मास्यूटिकल के मामलों में भी यूरोपियन यूनियन से भारतीय बाजार में आयात बढ़ा है। अब इस समय भारत यूके के साथ एक ट्रेड डील पर, मुक्त व्यापार समझौते पर बात कर रहा है। इसके बाद कुछ और देशों के साथ बातचीत चल रही। इस सूरत में यूरोप पर भारत की बढ़ती आयात निर्भरता अपने आप में एक पहेली है, क्योंकि अब यहाँ से भारत को अगले चरण में इन वार्ताओं में ये निर्धारित करना पड़ेगा कि उसे इन बाजारों में बड़ा हिस्सा मिल सके, उसके निर्यातकों को बाजार में बड़ा हिस्सा मिले। घरेलू और विदेशी बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। विदेशी बाजार में सोने ने $2286 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। वहीं घरेलू वायदा बाजार में जो सोना है अप्रैल वायदा में 59,487 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड भी $87 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी डॉलर में तेजी के बावजूद कमोडिटी में उछाल देखने को मिल रहा है। सर रिकॉर्ड तेजी की वजह सोने में, एक तो भारत में आयात कम हुआ और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, क्योंकि मंदी की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में बड़ी तेज ग्रोथ की संभावनाएं ना के बराबर हैं। हालांकि दुनिया की कुछ अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत बेहतरी की उम्मीदें बनती दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बाजार में सोने के पक्ष में बुलिश बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने आपको ये बताया था और उसका असर हमें भारतीय बाजार में भी दिखा। लेकिन अब भारत में एक दूसरी परिस्थिति भी बनती दिख रही। सोने की कीमतें जिस स्तर पर पहुँच गई हैं उससे माना जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में सोने की डिमांड में कमी आएगी, क्योंकि इतनी महंगी कीमत पर खरीदारी की संभावना कम है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेंगे। ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार नीतिगत दरों को यथावत रखा जाएगा। पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5% की गई थी। उसके बाद लगातार 6 मौद्रिक नीति समीक्षा में इसे यथास्थिति पर रखा गया है। नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही देश में 1 व्हीकल 1 फास्टैग पॉलिसी लागू हो गई है। अब देश में एक वाहन के लिए एक फास्टैग होगा। कई वाहनों के लिए एक फास्टैग और एक वाहन के लिए कई फास्टैग
पर इसके जरिए रोक लगेगी। 1 अप्रैल से बिना KYC वाले फास्टैग भी ब्लॉक हो जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक का कारोबार बंद होने के बाद अब इसके कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटक रही है। हालांकि 197 कम्युनिकेशन ने छंटनी की खबरों को इनकार किया है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। रिजाइन करने से मना करने वाले कर्मचारियों को कंपनी ने पिछले हफ्ते बर्खास्त कर दिया। चीन में 6 महीने बाद फैक्ट्री एक्टिविटी में सुधार दिखाई दिया है, जो कि आर्थिक बदलाव और विकास का संकेत है। चीन में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मार्च में 50.8 पर पहुंच गया, जबकि फरवरी में PMI 49.1 दर्ज किया गया था। चाइना एवरब्राइट बैंक के एक विश्लेषक के अनुसार घरेलू आपूर्ति और मांग में सुधार दिख रहा है, साथ ही उपभोग और निवेश बढ़ने के संकेत भी हैं। चीन में नए एक्सपोर्ट ऑर्डर 11 महीने की गिरावट के बाद बढ़त दर्ज करने में कायम रहे हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की बैठक, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की बैठक इस बार चर्चा में रहेगी और लोगों के निगाह में भी रहेगी। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अलग संकेत मिल रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक अभी फिलहाल ब्याज दरों में कोई कटौती करने तो नहीं जा रहा है, लेकिन 2 आंकड़ों पर महत्वपूर्ण निगाह रहेगी रिजर्व बैंक के ताज़ी घोषणाओं के संदर्भ में। एक, महंगाई के खाद्य महंगाई के आंकड़े को लेकर रिजर्व बैंक किस तरीके के संकेत देता है, और दूसरा, भारत की विकास दर में जिस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही हैं, मनरेगा की मांग बढ़ना, ग्रामीण स्तर पर खपत में कमी आना, और दूसरी तरफ भारत की टॉप लाइन ग्रोथ में बढ़ोतरी, इस पर रिजर्व बैंक की क्या टिप्पणी रहेगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल